तो छत्तीसगढ़ में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। घर घर जाकर मतदाताओं की पहचान होगी। प्रदेश में 27,199 बीएलओ काम करेंगे। पूरी प्रक्रिया में 3 बार वोटर्स के घर पहुंचेंगे बीएलओ। एसआईआर की प्रक्रिया का आज पहला चरण शुरू हो रहा है। इसमें बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स की पहचान करके उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करेंगे। प्रदेश में 27,199 बीएलओ ये पूरा काम करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए ट्रेनिंग जो दी जा चुकी है और प्रदेश में रोज कितने लोगों का सत्यापन हो रहा है इसकी जानकारी चुनाव आयोग के सर्वर पर अपडेट होता रहेगा। इसके साथ ही ट्रैकर बनाया गया है। बीएलओ बीएलए को भी प्रशिक्षित किया गया है, उनको भी ट्रेनिंग दिया गया है। वो रोज ये भी बताएंगे कि कितने फॉर्म भरकर उन्हें लौटाए हैं। ये पहले ही साफ कर दिया गया है कि 2003 में मतदाता सूची के आधार पर वोटर्स के नाम का वेरिफिकेशन होगा। बीएलओ पूरी प्रक्रिया में 3 बार वोटर्स के घर पहुंचेंगे। चुनाव आयोग द्वारा तय 13 दस्तावेजों में कोई भी एक डॉक्यूमेंट उसे वैलिड माना जाएगा। तो चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर 2.0 की घोषणा की थी। ये प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आपको याद होगा बिहार में एसआईआर को लेकर किस कदर सियासत गर्मा गई थी। वोट चोरी के आरोप लगे थे, चुनाव आयोग पर सवाल उठे थे। इस सियासी खींचतान के बीच एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में तो संपन्न हो गई, लेकिन अब बारी है दूसरे चरण की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत से पहले ही राजनीति एक बार फिर से उफान पर है, गर्माने लगी है। बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में एसआईआर की तैयारी पूरी हो चुकी है। 4 नवंबर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इससे पहले भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सियासी तकरार शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने एमपी में एसआईआर की मॉनिटरिंग के लिए समिति का गठन किया है। सज्जन सिंह वर्मा को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये कमेटी राज्य भर में एसआईआर अभियान की निगरानी, समन्वय और मूल्यांकन का काम करेगी। देखिए, जो बीजेपी जिस तरह से मैनिपुलेशंस करती है मतदाता सूची में, उस पर नियंत्रण रखने के लिए हमने ये कमेटी बनाई है। लेकिन जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि वोटर लिस्ट बीजेपी ने पहले ही बना ली, नगर निगम के चुनाव की वोटर लिस्ट पहले ही बना ली। लेकिन हम लोगों की बहुत बारीक नज़र है। हम लोगों ने जिले के और विधानसभा के प्रभारी बनाए हैं और वहाँ से जो सूचनाएं आएंगी ये कमेटी उसकी मॉनिटरिंग करेगी और हम लोग समय समय पर जो हमें जानकारी आएगी, खास तौर से अनियमितताओं से संबंधित, वो जानकारी हम निर्वाचन आयोग में देंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की कमेटी और अभियान सिर्फ एक दिन का होता है। देखिए, कांग्रेस का मूल चरित्र आरोप लगाकर राजनीति करने का है, विरोध करने का उनका जो मूल चरित्र है वो उसी पर काम कर रहे हैं। कोई भी उनकी कमेटी बना लीजिए, कोई भी उनका अभियान देख लीजिए, वो सिर्फ एक दिन की सुर्खियों के लिए होता है। उसके बाद उसका इतिश्री कांग्रेस खुद ही कर देती है। वो गुटिया संघर्ष वाली पार्टी है, दलों वाली पार्टी है, गुटों वाली पार्टी है, कबीलों वाली पार्टी है और उनके जो सरदार हैं वो उसको चलाते हैं। अब इन्होंने एक एसआईआर का गठन किया है टीम का। अरे, आप जनता के बीच जाओगे नहीं, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके तकलीफ में, उनके कष्ट में आप खड़े नहीं होगे, फिर आप कोई भी टीम बना लो, उसका जो परिणाम है वो शून्य ही आना है। इधर रायपुर में भी एसआईआर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल में 10 बार एसआईआर हुआ, तब कांग्रेस ने सवाल खड़े नहीं किए। बार एसआईआर कांग्रेस शासन में हुए। कांग्रेस शासन में एसआईआर क्यों होता था? निर्वाचन आयोग की यह नियमित प्रक्रिया है। जब से निर्वाचन आयोग बना है 52 से 56 तक पहला एसआईआर हुआ। उस समय क्या कांग्रेस के लोग विरोध नहीं किए क्या? आज क्यों विरोध हो रहा है निर्वाचन आयोग का? किन कारणों से विरोध हो रहा है? और कांग्रेस इस विषय में कभी बात नहीं करती, इधर उधर की बात करती है, मुद्दे की बात नहीं करती। इसलिए उनके विरोध में कोई दम नहीं है, कोई विषय नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और इसे वोट चोरी का जरिया बताया। ये तो सच्चाई है कि वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और इसको
हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने वोट चोरी और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की गठबंधन को जनता के सामने बेनकाब कर दिया। लेकिन जिस तरह से एसआईआर पूरे हमारे प्रदेश में आज से शुरू हुई है, मैं समझता हूं इस बात को हम लोग पहले भी उठाए कि बीएलओ घर घर जाना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, मतदाता वास्तव में यहाँ के हैं कि नहीं है, और एक मतदाताओं को कितने अन्य विधानसभाओं में नाम है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घमासान चरम पर है। 4 नवंबर से शुरू होने वाली घर घर गणना के बीच कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। भोपाल से निहारिका शर्मा और रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। जबलपुर में भी आज से एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू हो गया है। जबलपुर में जिला प्रशासन ने सर्वे की पूरी तैयारी कर ली है। जो बीएलओ मतदाताओं के घरों तक जाएंगे उन्हें पहले से ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये विशेष गहन पुनरीक्षण जो हमारा प्रारंभ हो रहा है उसको लेके ये आप लोगों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक हमारे बीएलओ जो है गणना पत्रक लेके प्रत्येक मतदाता के घर जाएंगे और गणना पत्रक उनको फैसिलिटेट करते हुए, उनको सहूलियत प्रदान करते हुए उनसे भरवा के ये वापस लेके आएंगे। इसके लिए बीएलओज़ की प्रशिक्षण किया जा चुका है, आज भी प्रशिक्षण चल रहा है उनका। हम लोग हेल्प डेस्क भी बना रहे हैं और साथ ही नगर निगम क्षेत्र में जोनल भी हम लोग हेल्प डेस्क बनाने जा रहे हैं ताकि कहीं भी किसी भी मतदाता को कोई समस्या उत्पन्न हो। जबलपुर जिले में एसआईआर की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। प्रशासनिक तैयारियों के साथ अब एसआईआर के लिए जो बीएलओज हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी ट्रेनिंग भी आज शुरू हो गई है। 3 दिन तक ये ट्रेनिंग चलेगी जिसमें ये तैयार किया जाएगा कि एसआईआर कैसे किया जाएगा, उसके लिए कौन से दस्तावेज चाहिए है और लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन है उन्हें कैसे दूर किया जाए। तो देखिए 12 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहले दिन किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल से आकाश, रायपुर से जुल्फिकार और संजीव चौधरी जबलपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले भोपाल चलते हैं, आकाश से जानने की कोशिश करते हैं कि पहले दिन किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। आकाश, आवाज मिल रही है? जी दीपिका, मिल रही आवाज जी। पहले दिन की किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है एसआईआर को लेकर, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, तमाम घमासान के बीच अंततः वो प्रक्रिया एसआईआर की शुरू हो रही है। बिल्कुल, आज 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक 1 महीने तक एसआईआर की प्रक्रिया जो है पहले फेज की वो चलनी है। इस फेज में जो बीएलओ हैं वो घर घर पहुंच रहे हैं और मतदाताओं की जानकारी जुटाई जा रही है। जो 2003-4 में आखिरी बार एसआईआर हुआ था उसके आधार पर ही ये सूची अपडेट की जानी है और जिसका नाम 2003 के एसआईआर की सूची में नहीं है उन्हें प्रमाण पत्र देना होगा। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि मतदाता सूची में सिर्फ नाम होना ही आपके वोट देने का अधिकार का प्रमाण नहीं है, बाकायदा आपको इसके लिए जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसे पूरा करना होगा। दिसंबर में अंतिम प्रारूप का प्रकाशन होना है, इसके बाद जनवरी तक दावे और आपत्तियां ली जा सकेंगी और फरवरी में अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा और एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके पहले 28 अक्टूबर से 3 नवंबर यानी कि कल तक जो बीएलओ और बीएलए हैं इनकी ट्रेनिंग की गई है ताकि एसआईआर की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से अपनाई जा सके। कुल 3 बार एक मतदाता के पास बीएलओ पहुंचेंगे और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी मतदाता छूटे ना। अगर किसी का नाम रिपीटेशन में है या किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम काटा जाए जी। दूसरी बात, जब एसआईआर के लिए फॉर्म बीएलओ देंगे, अगर उसमें कोई गलत जानकारी आप जानबूझकर भरते हैं या अपने नाम को 2 जगह रजिस्टर करवाते हैं तो इस पर कार्रवाई के प्रावधान हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक दल एसआईआर को लेकर अलग अलग तरीके के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। खासतौर पर
मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन किया है जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेगा। इसके अध्यक्ष सज्जन सिंह वर्मा बनाए गए हैं, इसके अन्य सदस्य भी हैं। बीते दिन जो पचमढ़ी में कांग्रेस की जिलाध्यक्षों की बैठक हुई, इस बैठक में भी एसआईआर को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा जिलाध्यक्षों के बीच भी की गई है। हालांकि बीजेपी से महत्वपूर्ण बता रही है और ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जिन लोगों के नाम, जिन घुसपैठियों के नाम कटेंगे उससे कांग्रेस को दुख है, इसलिए वो एसआईआर का विरोध करते हैं। बिल्कुल, वार पलटवार के बीच एसआईआर की प्रक्रिया तमाम राज्यों के साथ साथ एमपी और छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। अब छत्तीसगढ़ में ये जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी जुल्फिकार से कि आखिर कितने चरण में यहाँ पे एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जुल्फिकार, आपको आवाज मिल रही है? माफ कीजिएगा, नीलेश। जी बिल्कुल, आज से यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो गई है और जैसा कि पूरे भारत के लिए जो अभी 12 राज्यों में जो यहाँ पर एसआईआर की चल रही है उसके लिए नियम और कायदे एक जैसे ही बनाए गए हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग उसी नियम और इसके तहत जो है बीएलओ की ट्रेनिंग की प्रक्रिया कल तक समाप्त करनी है और आज से फिर डोर टू डोर जो जाना है और जो पहले चरण में जो प्रक्रिया करनी है उसकी शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस यहाँ पर भी इस बात को लेकर सवाल लगातार उठा रही है कि जो मतदाता लगभग 60 लाख 2003 से अब तक की के जो चुनाव हुए हैं, 2023-24 में विधानसभा के जो चुनाव हुए, फिर उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें लगभग 60 लाख मतदाता बढ़े हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का ये सवाल है कि उन मतदाताओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए निर्वाचन आयोग को कि वो कौन से मतदाता हैं, उसमें कितने ऐसे मतदाता हैं जो 2003 में नहीं थे, उसके बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बने, कौन से ऐसे हैं जो बाहर से आए और उसके बाद यहाँ मतदाता बने। ये पूरी स्थितियां उस पर भी स्पष्ट करनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और लगातार इस बात को भी लेकर कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जो छत्तीसगढ़ से पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में कुछ महीनों के लिए, 3 से 4 महीनों के लिए, और वो समय होता है यही अक्टूबर से लगभग फरवरी तक, जिस समय निर्वाचन की जो प्रक्रिया की जा रही है एसआईआर की जा रही है एसआईआर की। तो उनको लेकर क्या स्थिति है, उनको लेकर अगर वो मतदाता यहाँ के होते हैं लेकिन कुछ महीनों के लिए रोजगार के लिए वो हर साल पलायन करते हैं, तो उनको लेकर क्या स्थिति बनेगी, उस पर भी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। ऐसे तरह के सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है, लेकिन आज से जो नियम है उसके तहत प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी, अब जबलपुर लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी संजीव चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, ये बताइए जरा, जबलपुर में कितने बीएलओ ग्राउंड पर तैनात है एसआईआर की प्रक्रिया के लिए? जबलपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 4 दिनों से उनकी ट्रेनिंग की गई थी और उन्हें घर घर भेजा जाएगा 3 बार। मैं 1-2 बातें बहुत स्पष्ट बता दूं अपने दर्शकों के लिए, वो ये है कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जबलपुर में एक व्हाट्सएप मैसेज चल रहा है जिसमें ये कहा गया है कि जब बीएलओ आपके घर आ रहे हैं तो आपको 2 पासपोर्ट साइज की फोटो और डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। इसके लिए जबलपुर जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि जो निर्धारित फॉर्म है उस पर ही जानकारी देनी है, कोई फोटो की आवश्यकता नहीं है। लोग बड़े ये थे कि अगर वो आए और बीएलओ आए और जब फोटो नहीं मिली, व्हाइट बैकग्राउंड में उनको फोटो रखने के लिए निर्देश ये व्हाट्सएप मैसेज में दिए गए हैं, तो क्या होगा। तो स्पष्ट किया गया है कि अभी कोई फोटो नहीं देनी है, सिर्फ उन्हीं लोगों को फोटो देनी है जिनकी बहुत पुरानी है या उनकी फोटो खराब है या कटी फटी किसी तरीके की फोटो उस समय लगा दी गई थी। तो फिलहाल जिला कलेक्टर ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होगी उन लोगों के लिए जिनके नाम है, जो निर्धारित प्रोफार्मा है उस पर फॉर्म भरना है और वो बीएलओ को जमा करना है। एक बात और स्पष्ट की गई है कि यदि बीएलओ आपके घर आता है और आप उपस्थित नहीं होते हैं, बहुत सारे नौकरी पेशा लोग हैं जो उस समय घरों पर उपस्थित नहीं होती है, तो फॉर्म को ऐसा नहीं है कि एक ही बार में खत्म कर दिया जाएगा। 3 बार आएंगे और उसके बाद भी यदि आप नहीं मिलते हैं तो अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं, हेल्प डेस्क बनाई गई है जहां पर आप अपना नाम चेक कर सकते हो, दर्ज करा सकते हैं। तो सरकार ने जो ये योजना बनाई है इसके अनुसार बहुत स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं, किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और यदि किसी भी तरीके के कोई ये इस तरीके से भ्रमित करने वाले व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं या किसी तरीके की कोई भ्रमित करने वाली सूचनाएं दी जाती हैं, इसके पीछे कई लोगों का अपना भी सोच होता है। ये भी कहा गया है कि फोटो वाला मैसेज फैलाने के पीछे जो स्टूडियोज हैं उन्होंने इस तरीके का मैसेज फैलाया है
ताकि सभी लोग अपनी फोटो उतरवा के 2-2 फोटो तैयार रख सके। तो अगर इस तरीके का कोई भी भ्रम फैलाया जाता है, आपको कोई भी आशंका होती है, तो सीधे जिला प्रशासन से बात करें। हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं जो पेपरों में किए जाएंगे। आपके मोहल्ले का जो बीएलओ है उसका नंबर सामान्यतः मालूम होता है। कई जगह उस वार्ड में बीएलओ के नंबर लिखे भी जाते हैं। पार्षद से आप संपर्क करके बीएलओ का नंबर ले सकते हैं, उससे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मतलब भ्रम में ना आए, सही जानकारी दें, और जब तक कोई दस्तावेज आपसे मांगे नहीं जाते हैं, कोई फोटो नहीं मांगी जाती है, जब तक आप बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी सूचनाएं जो हैं वो सही दें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसी भी तरीके से भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। ये बात जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दी। बिल्कुल। एक तो ये है कि प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया है उसका पालन करें, उसको पढ़े, और अच्छे से अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, शंका हो, संशय हो, तो आप नजदीकी प्रशासन में जाकर अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। और अगर कुछ भी ऐसी भ्रामक खबरें फैलती है तो उसकी तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये अहम बातें लगातार हम भी आपसे ये अपील कर रहे हैं और साथ ही प्रशासन भी आपसे यही अपील कर रहा है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसी को दिया जाए। अगर आपको कुछ भी सस्पेक्टेड लगता है, संदिग्ध लगता है, तो तुरंत जाके नजदीकी पुलिस स्टेशन में आपको सूचित करना है। फिलहाल विस्तार से आप तीनों का जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में पहले खंडवा फिर मंदसौर में नकली नोट ने नेक्सस का पर्दाफाश हुआ है। इससे पहले भी एमपी के अलग अलग जिलों में लाखों रुपए के नकली नोट पकड़े गए जाते थे। और एमपी में नकली नोट की सप्लाई कहां से हो रही है, एमपी में नकली नोट की नेक्सस का सरगना कौन है, पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट में देखिए। 2 नवंबर को खंडवा में मदरसे से नकली नोटों का जखीरा पकड़ा गया। ठीक 24 घंटे बाद खंडवा से 370 किलोमीटर दूर मंदसौर में भी नकली नोट के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में नकली नोटों का नेक्सस चल रहा है। देश की इकोनॉमी को खोखला करने का कैसा षड्यंत्र चल रहा है, इन 2 तस्वीरों में देखिए। ये 500 के नोटों के बंडल हैं। ये सभी नोट नकली हैं। ये 200 के नोटों के बंडल हैं। ये भी नोट नकली हैं। ये 100 के नोटों के बंडल हैं। ये नोट भी नकली हैं। ये जितने भी नोट हैं सब के सब नकली हैं। ये जितने भी नोट हैं इन्हें असली नोटों के साथ मिलाकर बाजार में खपाने की तैयारी थी। ये नोट बाजार से हमारी जेब तक पहुंचते, ये नोट हमारी इकोनॉमी पर डेंट लगाते, उससे पहले ये जब्त कर लिए गए। मंदसौर के वाईडी नगर थाना क्षेत्र की मुल्तानपुरा चौकी पुलिस ने नकली नोट छापने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह से करीब 4 लाख रुपए की कीमत के नकली नोट बरामद किए गए हैं। लेकिन ये बरामदगी अकेले मंदसौर से नहीं हुई है, बल्कि जब नकली नोट के नेक्सस को मंदसौर पुलिस ने डिकोड करना शुरू किया तो तार मंदसौर से हरियाणा के अंबाला और फिर पंजाब के पटियाला तक पहुंच गए। 27 अक्टूबर को मंदसौर के दाऊदखेड़ी से 3 लोग नकली नोट के साथ गिरफ्तार हुए। निसार हुसैन पटेल, रियाज नियारगर और दीपक गर्ग की गिरफ्तारी हुई। तीनों आरोपियों के पास से 38,000 के 76 नकली नोट जब्त किए गए। पूछताछ में नकली नोटों का लिंक हरियाणा के अंबाला तक पहुंचा। अंबाला से दीप सिंह बसैती और प्रिंस अहलावत को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया। अंबाला से मिली लीड के आधार पर मंदसौर पुलिस पंजाब के पटियाला में दबिश देने पहुंची। पटियाला के सनौर से नकली नोट का सरगना गुरजीत सिंह भी पकड़ लिया गया। गुरजीत सिंह के पास से 3,66,000 रुपए के नकली नोट और प्रिंटर जब्त किए गए। मंदसौर में नकली नोटों का रैकेट चलाने वाले आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल आरोपी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के जरिए असली नोटों की स्कैनिंग कर कलर प्रिंटर से प्रिंट निकालते थे। इसके बाद हरे रंग की चमकीली पन्नी चिपकाकर नोटों को असली जैसा रूप देते थे। ये पूरी प्रक्रिया आरोपियों ने यूट्यूब से सीखी थी। आरोपी नकली नोटों को अलग अलग राज्यों के तस्करों को आधी कीमत पर बेचते थे। लोगों को आरोपी बनाया गया था। उनसे पूछताछ करने के पश्चात 2 अन्य आरोपी अंबाला से हमने राउंड अप किए हैं, जिनके द्वारा इस काउंटरफीट करेंसी का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। तो इस प्रकार कुल मिला के अन्य जो 5 आरोपियों से फर्दर पूछताछ और टेक्निकल के आधार पे हमें इसका जो सोर्स था वो प्राप्त हुआ, जहाँ पे ये लोग बनाया करते थे। और साथ ही साथ जो काउंटरफीट करेंसी बनाने के जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि A4 साइज पेपर्स हो गया, प्रिंटर हो गया, साथ ही साथ कंप्यूटर हो गया, और जो ग्रीन कलर की पन्नी इस्तेमाल में लाया करते थे वो भी हमारे द्वारा सीज की गई है। तो इस प्रकार हमारे द्वारा कुल मिला के 4,10,000 काउंटरफीट करेंसी नोट्स और साथ ही साथ जो संपूर्ण वैल्यू चेन है काउंटरफीट करेंसी का, उसको 10 किया।
मध्य प्रदेश में नकली नोटों की माया सिर्फ मंदसौर तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले 6 महीने और 1 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो 24 जुलाई को कटनी से 1,56,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। 21 जून को जबलपुर से 18 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। 16 जून को जबलपुर से ही 2,94,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। 3 जून को देवास से 16 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 15 अप्रैल को भोपाल से लाखों के नकली नोट पकड़े गए। इस मामले में छिंदवाड़ा से 3 और भोपाल से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 4 फरवरी को इंदौर में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 5 लोग अरेस्ट किए गए। 17 अप्रैल को शहडोल में बैंक में गिनती के दौरान 11 नकली नोट मिले। 23 अप्रैल को पांढुर्णा में नकली नोट और प्रिंटिंग मशीन जब्त हुए। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश में नकली नोटों का कारोबार कई जिलों तक फैला है। यह मसला राज्यसभा में भी उठ चुका है। ये राज्यसभा में नकली नोटों के अवैध कारोबार पर उठे सवाल जवाब की कॉपी है। इस लिस्ट को गौर से देखेंगे तो इसमें मध्य प्रदेश का नाम भी नजर आएगा। राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में साल 2016 में 16,26,890 रुपए की नकली नोट जब्त किए गए। 2017 में 24,33,710 तो 2018 में 9,53,810 रुपए की कीमत के नकली नोट जब्त किए गए। इसी तरह 2019 में 17,42,100 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। 2020 में यह आंकड़ा 2,02,200 रुपए का रहा, क्योंकि इस दौरान कोरोना का पीरियड चल रहा था और देश में लॉकडाउन लगा था। 2021 में फिर से यह आंकड़ा बढ़ा और 82,60,500 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में साल दर साल नकली नोट के अवैध कारोबार का साइज और एरिया बढ़ता जा रहा है। अब खंडवा और मंदसौर की घटना ने एक बार फिर मध्य प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। एनडीटीवी के लिए मंदसौर से मनीष पुरोहित की रिपोर्ट।